दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम को धमाका हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। बिना वक्त गवाए गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और लगातार मीटिंग्स कर आदेश दे रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की एक बेहद अहम बैठक होने जा रही है आज शाम। इस बैठक को क्यों अहम माना जा रहा है, इसका संकेत भूटान की राजधानी थिम्पू में प्रधानमंत्री मोदी की बात से समझा जा सकता है। सुनिए। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. अब इससे साफ है कि जिस तरीके से पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, कुछ उसी तरीके का जो संकेत है वो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर भूटान से दी है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के संकेत आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने भी दी। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनाते हैं। Sambhav, you're aware how it was used in Sindoor 1.0. Now we are going for the phase 2, which will be a much more advanced version. Dedicated satellites has already been launched recently. Sambhav, you're aware how it was used in Sindoor 1.0. Now we are going for the phase 2, which will be a much more advanced version. Dedicated satellites has already been launched recently. Sambhav, हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय प्रधानमंत्री के आवास के बाहर हैं और क्या कुछ वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है उस पर नजर रखे हुए हैं। सीधा आपको अदिति के पास ले चलते हैं। अदिति, हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही पहुंचते हैं LNJP गए, वहां जो घायल हैं उनसे मुलाकात वो करते हैं। इसके साथ साथ जो कोर में काम है वो भी इस समय चल रहा है। CCS के साथ अहम मीटिंग होने वाली है। संकेत बार बार पहले से ही आर्मी चीफ की तरफ से दिए जा रहे थे, एयरफोर्स की तरफ से दिए जा रहे थे कि पाकिस्तान को संभलना पड़ेगा। अगर एक और हिमाकत की तो अंजाम बुरा होगा और उस अंजाम को सच्चाई में बदलने के लिए भारत तैयार नजर आ रहा है। अदिति, बिल्कुल तैयार नज़र आ रहा है और जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की धरती से ये बात कही थी शिखा कि जो षड्यंत्रकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। जब हम बात षड्यंत्रकारी कहते हैं तो ये समझने की ज़रूरत है कि वो होते हैं षड्यंत्रकारी जो प्लानर्स होते हैं। ये जो वाइट कॉलर टीम यहाँ नज़र आ रही है, एजुकेटेड लोगों को यहाँ पर एक फिदाइन के तौर पर जो प्लांट किया गया है, जो स्लीपर सेल्स हैं, ये सब तो मोहरे हैं जी। असल में षड्यंत्र कौन रच रहा है ये आप, हम और पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है और ये पाकिस्तान की धरती से हो रहा है। लेकिन अब देखिए, आज जब CCS की बैठक होगी, मैं 7 LKM के बाहर मौजूद हूँ। 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, साथ में CCS होगी। हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि CCS की बैठक में जो कैबिनेट के अलावा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अमित शाह होते हैं, राजनाथ सिंह होते हैं, निर्मला सीतारमण होती हैं, S जयशंकर होंगे और साथ में NSA अजीत डोभाल और अधिकारी मौजूद होंगे। CCS की बैठक सिक्योरिटी को लेकर की जाती है, जिसमें क्या चैलेंजेस हैं और ख़ास तौर पर जो ये दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर सारी ब्रीफिंग प्रधानमंत्री को लगातार भूटान में भी दी जा रही थी। वो यहाँ आए हैं तब भी अमित शाह की उनसे बात हुई, NSA की उनसे बात हुई। अब ऐसे में देखिए 3 बड़े एंगल्स हैं। एक ये बात है जो अभी शिखा आपने कही, वो बात ये है कि भारत तैयार है जवाब देने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर से अब तक, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज़फायर हुई थी, बहुत सारे लोगों को ये बात पता है और बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि भारत ने एक्सटेंसिव तरीके से डिफेंस में इन्वेस्टमेंट किया है और डिफेंस से बड़े बड़े जो
चाहे हथियार कह लें, चाहे ड्रोन्स कह लें, चाहे आप तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो खरीदी गई हैं। ये हमारा बैक सपोर्ट था जो हम तैयार थे, क्योंकि आपको बहुत पहले याद होगा दिसंबर में इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है, जी। इस तरीके के संकेत थे। जी। तो भारत तैयार है, ये बात सही है। भारत ने डिफेंस में बहुत कहीं ज़्यादा अपनी कमर को कस लिया है। लेकिन शिखा, अब सवाल ये है, क्या बार बार भारत के 140 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि हम वॉर में फंसें? लेकिन 140 करोड़ लोग ये ज़रूर जानते हैं कि अगर ऐसा कोई हिमाकत करेगा तो उसको जवाब मिलेगा। जी। लेकिन कब तक? तो सबसे पहला जो स्टेप ये सोचा गया है अंदर, वो ये है कि भारत में चल रहा जो ये पूरा रैकेट है स्लीपर सेल का, जो ये बीच बीच में बहुत लंबे समय बाद एक्टिव हुआ है। जी। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट की जो हिमाकत है वो 14 साल बाद की गई है। तो इस 14 साल में जो ये रैकेट हुआ है, आपने देखा कि उरी हुआ या पहलगाम हुआ या पुलवामा हुआ, ये सब कश्मीर के इलाके में किया गया, बॉर्डर के पास आए लोग ब्लास्ट किया और चले गए। लेकिन दिल्ली, फिर अगर कोई टारगेट देखे बॉम्बे, हैदराबाद, कर्नाटक, ये पिछले 13 साल में 11 साल की इसमें स्थिति में नहीं हुआ। लेकिन अभी जो दिल्ली में ये ब्लास्ट हुआ और 2900 kg का जो अमोनियम नाइट्रेट मिला, वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो स्लीपर सेल्स थे वो एक्टिव किए जा रहे हैं। चाहे उनको जवाब देना हो कि हमने उनके टेररिस्ट को मार गिराया, हमने उनका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रीढ़ की हड्डी को तोड़ डाला, या पहलगाम में जिस तरीके से मिलिटेंसी की कमर तोड़ डाली, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्टिव किया जा रहा है। तो जिस तरीके से पहला स्टेप ये था, चाहे गृह मंत्री अमित शाह का हो या आज प्रधानमंत्री का था, कि जो घायल थे उनको बेहतर सुविधा दी जाए और ज़मीन पे जितने भी जहाँ पर मौके पर ब्लास्ट हुआ वहाँ पर जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं सबूत के तौर पर, उसको रखा जाए। अब सेकंड स्टेप ये है कि कैसे ये स्लीपर सेल का नेक्सस तोड़ना है। तो अब आपको बता दें कि दरअसल जब 9 दिन, ये पूरे 9 दिन का पूरा मैं आपको बताऊंगी जब हम लगातार चर्चा करेंगे कि 9 दिन का ये पूरा ट्रांजिशन है, तो कैसे कैसे धरपकड़ हुई। सबसे पहले एक मौलवी इरफान को पकड़ा गया, उस मौलवी के पास AK-47 मिली। इसके साथ साथ देखिए फिर किस तरीके से वाइट कॉलर नेक्सस पकड़ा गया। अभी तो बहुत सारे प्रोफेसर्स भी इनके साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक लैपटॉप और पकड़ा गया है। अच्छा, लैपटॉप को एक्सेस करने के लिए आपको हाईकोर्ट से परमिशन चाहिए, तो परमिशन मिलते ही उस लैपटॉप को खोला जाएगा। तो उसमें ये माना जा रहा है कि जिस आईडी से बातचीत होती थी, जहाँ से आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते थे या आप आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस देते थे, उन सब के आईडी, जिसको एनक्रिप्टेड कहते हैं या अलग अलग जो तरीका है जिससे बातचीत की जाए, वो उसमें मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी, जैसे मैंने कहा कि चौंकाने वाले बहुत सारे सबूत मिले हैं कि और भी बहुत सारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं या बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर प्रोफेसर के तौर पे या डॉक्टर्स के तौर पे लोग काम कर रहे हैं। तो एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसे हमने नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की है, एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पर रह रहे जो ग्राउंड सपोर्ट है या यहाँ पर भारत में रह रहे जो स्लीपिंग सेल्स हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है, अब ये तो कभी नहीं सोचा जा सकता कि डॉक्टर उमर का इस तरह का कनेक्शन होगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि जो स्लीपर सेल है, कनेक्शन है, उस कनेक्शन के जाल के जो छत्ता है उसको तोड़ना है। तो ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और जैश ए मोहम्मद का जिस तरीके से हर बार ये पीछे हाथ नज़र आ रहा है, अब आज इस CCS की बैठक में तय होगा कि आखिरकार क्या तय सरकार करती है। जैसे शिखा, आपने पहली लाइन में कहा कि भारत तैयार है, तो ये देखना होगा कि भारत पूरी तरीके से फिर अगेन पाकिस्तान में जो पल रहे आतंकी हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का कोई एक्शन लेती है, क्योंकि अगर वैसा होता है तो वो वॉर वेज होगी। और वैसे भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। तो आज CCS की बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये बात अलग है कि CCS की बैठक खत्म होकर वो बाहर नहीं आएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में वो एक्शन में नजर आ सकता है। अदिति, कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ चर्चा का विषय हो सकता है, क्या संभावनाएं नजर आती है? क्योंकि उससे पहले CCS की बैठक होगी और हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपने आवास पर कल तो मीटिंग ले ही रहे थे। प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचते हैं और जैसे ही वो कल भूटान भी पहुंचे थे PM, तो वहां से उन्होंने साफ संदेश दिया था। कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स होंगे उनकी मौजूदगी में किस विषय को लेकर के चर्चा संभव है?
देखिए, क्योंकि ब्लास्ट को लेकर ये पहली ब्लास्ट को होने के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक है। अक्सर कैबिनेट होती है, बड़े फैसले होते हैं, ज़ाहिर तौर पे बहुत सारे और 1 दिसंबर से पार्लियामेंट सत्र है तो उसकी प्लानिंग को लेकर भी कई बड़े फैसलों लिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये ब्लास्ट के बाद की पहली कैबिनेट की बैठक है तो उस पर चर्चा होगी। लेकिन सीसीएस की जो बैठक है उसमें ख़ास तौर पर आगामी एक्शंस की चर्चा है। अच्छा देखिए, कुछ मीटिंग ऐसी होती है जो रिपोर्ट की जाती है, जैसे हमने कल गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग्स बताई कि पहले तो उनके आवास पर हुई, फिर वो गृह मंत्रालय पहुँचे, वहाँ पर हुई, फिर एचएम की तरफ से एक नोट भी आया, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन उसके अलावा भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, लगातार फ़ोन कॉल्स हो रहे हैं, लगातार इनपुट्स आ रहे हैं। तो अभी इस समय जिस स्थिति में भारत सरकार है, ज़ाहिर तौर पे वो इमरजेंसी स्टेट है लगातार, क्योंकि हर मिनट अपडेट है। अब देखो, जैसे अगर प्रधानमंत्री को आज ब्रीफ किया गया कि जैसे ही उमर के साथी पकड़े गए, जब सबसे पहले मौलवी इरफान पकड़ा गया और उसके बाद फिर लगातार वाइट कॉलर पूरा नेक्सस पकड़ने लगा, तो उमर वहाँ से भाग गया और उमर की गाड़ी में जो I-20 गाड़ी है उसमें 80 किलो विस्फोटक था। अब माना यही जा रहा है कि वो आया, वो 3 घंटे जब पार्किंग में रुका, वो भागने की कोशिश कर रहा था, वो एस्केप होना चाह रहा था और उसको ये पता था कि क्योंकि मेरे साथी लोग पकड़े गए हैं, इतना बड़ा विस्फोटक पकड़ा गया है, तो अब धरपकड़ तेज़ हो जाएगी। क्योंकि प्लानिंग कुछ और थी। अक्सर जो साइकोलॉजी के लिहाज से देखा जाए या इनके कनेक्शंस और पुराने इतिहास से देखा जाए, तो अगर वो 80 किलो विस्फोटक था और उसको इग्नाइट करने के लिए भी उनके पास सामान था, उसको ब्लास्ट करने के लिए, तो तमाम तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि ये पैनिक में हुआ, क्योंकि फिर रेड लाइट पे क्यों हुआ। जो उनकी प्लानिंग है कि मंदिरों के पास हो या किसी ऐसी जगह पर किया जाए जहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो, और वो 6:52 का समय चुना गया, तो सडनली क्या पैनिक में ही अटैक किया गया कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, एस्केप नहीं हो सकता, मैं भाग नहीं सकता, तो भाग इस नहीं सकता तो क्या जो भी मेरे पास है उसको ब्लास्ट कर दिया जाए। क्योंकि प्लान तो था ही कि इतने बड़े विस्फोटक का एक कोई मास या सेवरल स्पॉट्स पर ब्लास्ट किया जाए। तो अभी तक यही सिक्योरिटी की तरफ से जो इंस्टिंक्ट आया है वो यही आया है कि वो पैनिक में किया गया अटैक है, फिदाइन किया गया अटैक है, क्योंकि ये समझ में आ गया कि अब हम बच नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर ये वेल प्लान्ड होता तो उस 80 किलो को और 800 किलो तक वाला इम्पैक्ट लाने के लिए उसमें छर्रे होते, स्पिनस्टर्स होते, उसमें कीलें होती, तमाम तरीके की चीज़ें होती, और उसका जो इम्पैक्ट आता है वो और ह्यूज होता है। और जिस तरह का वो नुकसान करना चाहते थे वो शायद 100-200 लोगों के बीच कुछ ऐसी जगह करना चाहते थे। तो ये पैनिक में किया गया है क्योंकि उनका पूरा नेक्सस पकड़ा गया, और अगर नेक्सस नहीं पकड़ा जाता तो क्या प्लानिंग होती। तो ऐसी एक डिटेल बारीकी की बात सीसीएस की बैठक में होगी। और जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, ज़ाहिर तौर पे आज प्रधानमंत्री की लीडरशिप में वो सबसे ये पूछेंगे कि आगे क्या करना होगा। अच्छा देखिए, जब बात आजकल आतंकवाद की होती है जी, संभवतः ये सवाल पूछा जा रहा है कि अभी तक यूएपीए में मामला दर्ज हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन टेरर वर्ड क्यों नहीं लिंक किया गया अभी तक। शायद इंटरनेशनल एस्पेक्ट को देखते हुए, क्योंकि जैसे ही टेरर अटैक की बात होगी तो जाहिर तौर पे ये सवाल उठेंगे कि किसने किया, कैसे किया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शायद पूरा पुख्ता सबूत के साथ भारत सरकार उसको थंपिंग एक बयान देना चाहती है। तो आज जो ये बैठक है बहुत डिसाइसिव होने वाली है। फिर भी मैं कहूँगी कि जब बैठक हो जाएगी तो आप शिक्षा मुझसे पूछेंगे कि आखिर बैठक में क्या हुआ, क्योंकि ये बहुत सीक्रेटिव होगी, इंटरनल होगी, तो शायद चीज़ें बाहर ना आए। सीसीएस की बैठक में कुछ बड़े फैसले प्रधानमंत्री ले सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। अदिति, हम देख रहे हैं एक तरीके से जो पूरा रोड मैप है वो सरकार द्वारा बनाया जा रहा है और ये ऑपरेशन सिंदूर के आसपास से ही शुरू हो गया। पहले भी हमने देखा कि इस तरीके के बयान आए कि ये जो वॉर है वो रुकी नहीं है, ये सिर्फ थमी है, इसे थमा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरीके से जो विस्फोट हुआ है ये साजिश बहुत गहरी थी। आईबी की रिपोर्ट क्या कहती है अदिति, क्योंकि एक कार है जिसकी तलाश अब भी हो रही है। बिल्कुल, देखिए अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन तो अभी बाहर आई नहीं है। और बहुत, जैसे मैंने एक लैपटॉप का आपसे जिक्र किया, और लैपटॉप के साथ साथ आप देखिए कि रेड फोर्ट ब्लास्ट को लेकर एक पूरा जो ढांचा है भारत की शांति के खिलाफ, एक यहाँ पर जो इंटरनल जो ढांचा चल रहा है
उसको तोड़ने के लिए आज लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा है वो यही देखा जा रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या प्लानिंग है और किस तरीके से, जैसे आपने कहा कि अभी बहुत सारे कनेक्शंस हैं, बहुत सारी और गाड़ियां हैं, वो बहुत सारे वो किराए के घर जहां पर विस्फोटक है, ऐसे लॉकर जहां पर AK-47 आपको मिली हैं। तो अभी तो जिस तरीके से चीज़ें हैं, नज़र ये आ रहा है कि इसके पीछे एक वेल प्लान पूरा नेक्सस है जिनको यहाँ पर भेजा गया है। आप एक अलग तरीके की साइकोलॉजी देखिए कि इसमें महिलाएं इन्वॉल्व हैं, इसमें पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व हैं, एक अलग तरीके का नैरेटिव है कि उन लोगों पे शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो पहले के, आज से अगर एक दशक पहले का आप देखें तो युवा 15 से 25 साल के बच्चे होते थे जिनको बहुत इजीली ब्रेन वॉश किया जाता था। लेकिन अब पढ़ा लिखा के वाइट कॉलर लोगों को ब्रेन वॉश करके यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो एक अलग जिसे बोलते हैं शायद 2.0 मेथडिंग यूज वहाँ से किया जा रहा जी है। आदित्य। तो जब जी। फॉरेंसिक इन्वॉल्व हुआ, NIA इसमें इन्वॉल्व जी। है, तमाम तरीके की अलग एजेंसीज इन्वॉल्व है, जी। साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व है कि कौन कौन कैसे हो सकता है। और सब दिल्ली में नहीं, कोई कहाँ हो सकता है, नेपाल की तरफ हो सकता है, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई। तो इन कनेक्शंस को उजागर किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे सबूत हाथ भी लगे हैं शिक्का, लेकिन आने वाले दिनों में धीरे धीरे उसको उजागर किया जाएगा। चलिए ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखें। तो देखिए, तहकीकात हर एक लेवल पर इस समय दिल्ली के अंदर की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी CCS के साथ मीटिंग लेंगे और फिर केंद्रीय कैबिनेट की अहम मीटिंग होने वाली है, अहम फैसले होंगे और टारगेट पर है वो लोग जो भारत की शांति को तबाह करने की कोशिश करते हैं।